ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पावरफुल क्लास जहां पर हम लॉ को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और फिर समझेंगे एकदम आसान भाषा में कि लॉ क्या है। चलो गाइस ना मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि हम क्या मूव करने वाले हैं। ठीक है, सो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, इंटेंशन देख लिया था, बेल्फोर का केस देख लिया था एंड उसके बाद एक ऑनर क्लॉज देख लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मैंने ये चार्ट बनवा दिया था जहां पर हमने ये तीन चीज देखनी है, सेक्शन 10 देखना है, केस लॉ देखनी है, अदर देन सेक्शन 10 देखना है। What agreements are contract? Free consent, competent parties, lawful constitution, lawful object, not expressly declared void. अब कैसे है ना, ये अपनी पीडीएफ है अपने नोट्स की। आपने कुछ नोट्स इस प्रकार बनाए हैं एंड उसमें से हमने ये सारा कुछ क्लोज कर दिया है। अब इस पे मूव कर रहे हैं कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, all agreements are contract if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with lawful object and are not hereby expressly declared void। ये वही चीज है गाइस जो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ना, आपको 1 2 3 4 नंबरिंग देके लिखी हुई है। अब बस इसको वन बाय वन मूव करते हैं। तो जो अपने को मूव करना है वो पढ़ना है फर्स्ट फ्री कंसेंट। अब यहाँ पे ना दो टर्म यूज किए हैं, फर्स्ट फ्री, सेकंड कंसेंट। तो भाई फ्री कंसेंट, पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि भाई कंसेंट का मतलब क्या होता है, बाद में मूव करेंगे फ्री कंसेंट पे। सो क्वेश्चन है ना, व्हाट डू यू meant by फ्री कंसेंट। ठीक है, कि भाई फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। तो भाई पहले आपको कंसेंट समझना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड क्या कंसेंट। पहले कंसेंट समझते हैं कि भाई कंसेंट किसको बोलते हैं। सो भाई कंसेंट को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन नंबर 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये क्या कहता है, व्हेन टू और मोर पर्सन agrees on same thing in same sense। ठीक है, मतलब एक ही वस्तु पे दोनों का जो इंटेंशन है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ये निशांत है और ये बी है। ठीक है, तो निशांत के पास दो बाइक हैं, एक है बजाज की पल्सर पल्सर और एक है शाइन, होंडा की शाइन। तो जो पल्सर है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव है, और एक शाइन है। तो निशान ने क्या किया ना, बी को ऑफर किया कि देख यार मैं ना अपनी बाइक बेच रहा हूं। अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी बाइक बेच रहा है। ठीक है, निशान ने कहा बी को कि देख मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं। और जो बी था ना, बी को ना बहुत प्यार है पल्सर से, बी एकदम क्रेजी है पल्सर के लिए, तो बी को लगा शायद पल्सर बेच रहा है। तो इसने क्या किया, ओके बोला, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को चलेगा। अब मुझे बताओ यहां पर क्या हमारा थिंग मैच हुआ क्या? थिंग थिंग क्या थी? बाइक थी। ठीक है, ये तो मैच हो गया, ये तो मैच हो गया। अभी आप लोग बोल रहे होंगे सर इसके मन में चल रहा है पर्सल, इसके मन में चल रहा है शाइन। ठीक है, रियल में इसको बेचनी थी शाइन। सर तो थिंग कैसे मैच हुआ? बेटा थिंग ऐसे मैच हुआ, क्या पल्सर भी बाइक है और शाइन भी बाइक है, तो हमारी जो वस्तु है थिंग है वो तो मैच हो गया, बाइक मैच हो गया। बट क्या मैच नहीं किया? सेंस मैच नहीं किया। सेंस मतलब कि भाई इसके मन में चल रहा है पल्सर खरीदना है, इसके मन में चल रहा है शाइन बेचना है। समझा? निशान के मन में क्या चल रहा है, शाइन को बेचने का है, और बी के मन में क्या चल रहा है, पल्सर खरीदने का है। तो देखो हमारा जो थिंग था बाइक, बाइक थिंग तो सही है, लेकिन जो हमारा सेंस था, क्या सेंस मैच हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये कंसेंट नहीं माना जाएगा। सेकंड एग्जांपल। ठीक है, ये भीम है, भीम के पास दो कार है। ठीक है, एक है हुंडई की क्रेटा और एक है क्या ले ले, मर्सिडीज ले लेते हैं, उसकी है कंपनी की जी वैगन। ठीक है, अब जी वैगन आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक है हुंडई की क्रेटा और एक है जी वैगन। भाई ये क्या हो रहा है यार इसको। ठीक है, एक है जी वैगन और एक है क्रेटा। सो भीम ने क्या किया ना, भीम को क्या बेचना था, भीम को बेचना था हुंडई की क्रेटा।
हुंडई की क्रेटा। तो भीम ने क्या किया, अपना फ्रेंड था जिसका नाम था राजू, राजू को कहा कि राजू देख मुझे ना अपनी कार बेचनी है, तू खरीदेगा क्या? अब जो राजू था ना, राजू को लगा कि भाई जो भीम है वो अपनी जी वैगन बेच रहा है, जी वैगन बेच रहा है। तो क्या भीम ने राजू को किया ऑफर, इसने कहा ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, एग्री कर लेता हूं। अब मुझे वापस से बताना, क्या यहां पर हमारी थिंग सेम है क्या? यस, कार, बट जो सेंस है क्या वो सेम हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि राजू सोच रहा है जी वैगन, भीम सोच रहा है मर्स ये अपना हुंडई की क्रेटा। तो यहां पे फिर से सेंस डिफर हो गया। अब थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। मान लो भीम ने ना स्पेसिफिकली बोला कि यार मैं ना अपनी क्रेटा बेच रहा हूं, मैं अपनी क्रेटा बेच रहा हूं। राजू बोला ठीक है भाई डन, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। क्या यहां पर थिंग जो कार है मैच हुई? क्या हमारे जो सेंस है, कौन सी कार, क्रेटा, मैच हुआ? यस। तो इसको बोलते हैं हम कंसेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंसेंट। कंसेंट किसको बोलेंगे? जब दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक ही वस्तु पे एग्री कर लेते हैं। ठीक है, सेम थिंग एंड इन सेम सेंस। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कंसेंट क्या है। अब समझेंगे कि भाई फ्री कंसेंट क्या है ना? फ्री कंसेंट क्या होता है? सर फुकट में आया हुआ कंसेंट क्या है? नहीं, फुकट में नहीं है। देखो, फ्री कंसेंट को डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 14 में, और ये फ्री कंसेंट क्या क्या बताता है? ये बताता है कि भाई सुनो, अच्छा इसने ना डायरेक्टली नहीं बताया, इसने इनडायरेक्टली बताया। डायरेक्टली नहीं बताया, इनडायरेक्टली बताया, समझाता हूं आपको। द कंसेंट इज नॉट फ्री, द कंसेंट इज नॉट फ्री इफ ऑब्टेन्ड बाय। देखो क्या बोल रही है भाई, ये कंसेंट हम फ्री नहीं मानेंगे। कब? आपने उसको लिया है कुवर्जन, सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड फ्रॉड, फोर्थ मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड फिफ्थ मिस्टेक। ठीक है, सो कंसेंट को हम फ्री कब नहीं मानेंगे? अगर आपने कुवर्जन से लिया है, कुवर्जन भाई डरा धमका के लिया है। एग्जाम्पल देता हूं, ये मैं हूं और ये है भीम। भीम के पास ना एक साइकिल थी, भीम का साइकिल थी। मैंने भीम को कहा भीम वो साइकिल मुझे बेच दे दो, मैं उसके बदले तेरे को 5,000 रुपए दूंगा। भीम ने मना कर दिया। मेरे को आया गुस्सा, मैंने निकाला चाकू और रख दिया भीम के गले पे। ठीक है, भीम के गले पे रख दिया और मैंने कहा भीम मुझे बता तुझे तेरी साइकिल प्यारी है या जान प्यारी है? तो भीम ने कहा सर जान प्यारी है। मैंने कहा बस अपनी साइकिल मुझे दे दे। तो भीम ने क्या किया, वो साइकिल मुझे दे दी। अब मुझे बताना यहां पर जो मैंने उसका कंसेंट लिया है, जो उसकी साइकिल ऑप्ट की है, क्या वहां पे उसका फ्री मन था? क्या उसने अपनी इच्छा से दिया है क्या? नहीं, उसने अपनी इच्छा से नहीं दिया हुआ है। तो ये होता है कुवर्जन, जहां पे हम क्या करते हैं, उस पर्सन को डराते हैं, धमकाते हैं। क्यों? कि तू कॉन्ट्रैक्ट में आ और कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद मुझे वो सब्जेक्ट मैटर दे दे। सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां पर एक पर्सन सुपीरियर पोजीशन में होता है और एक पर्सन वीकर पोजीशन में होता है। तो जो सुपीरियर वाला पर्सन होता है ना, ये क्या करता है, वीकर पर्सन का अनफेयर एडवांटेज लेता है, अनफेयर एडवांटेज लेता है। ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड, फ्रॉड का तो आपको मतलब पता है, धोखा, कि भाई मैंने क्या किया, सामने वाले को धोखा दे दिया, ठग लिया इन शॉर्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन। अब फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है बच्चों को कंफ्यूजन। क्यों सर? दोनों का सेम है, दोनों अलग है। बेटा फ्रॉड जो होता है ना, फ्रॉड हम लोग करते हैं अपने इच्छा से। जैसे कि ये मान लो ये मैंने वॉच पहनी है, ठीक है, मैंने मैंने मेरे दोस्त को कहा भीम को कि भीम ये जो मेरे पास वॉच है ना, ये रोलेक्स की वॉच है, मैंने खरीदा था पूरे 10 लाख में, और मैं तुझे देना चाहता हूँ 5 लाख रुपए का। मेरे को पता है ये चोर बाजार से लाई हुई वॉच है, 10 रुपए मिल जाएगी, 10 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन मैं बेच कितने में रहा हूं, 5 लाख में बेच रहा हूं। क्या यहां पे मेरा इंटेंशन धोखा देने का है? यस, तो ये फ्रॉड हो गया। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर? मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है ना, जहां पे मेरा इंटेंशन नहीं है धोखा देना, बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, बट क्या हो रहा है ना, मुझे रियल फैक्ट्स पता नहीं है और मैं वही फैक्ट्स चिपका दे रहा हूं सामने वाले को। यहां पर इंटेंशन होता है धोखा देने का, यहां इंटेंशन नहीं होता है धोखा देने का। सेम एग्जांपल, मान लो ये जो वॉच मैंने पहनी है, ठीक है, ये वॉच, अब ये वॉच ना मैंने खरीदी थी किससे? कालिया से। कालिया ने मुझे कहा था कि सौरभ ये वॉच ना रोलेक्स की है, मैंने खरीदी है 5 लाख में, तू अपना जिगर जान है, मैं तुझे देना चाहता हूं 1 लाख में।
ठीक है। अब भाई मेरा इनोसेंट था, मुझे लगा क्या बात है यार, 5 लाख का मटेरियल 1 लाख में मिल रहा है, वो भी रोलेक्स मिल रहा है। मैंने कहा ले ले भाई, डन कर दिया, डन। ठीक है। अब मेरे साथ जो हुआ ना, कालिया ने मेरे साथ जो किया, ये है फ्रॉड। ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनना, मैंने ये वॉच पहनी 1 साल तक, मैं बोर हो गया, मैंने कहा भीम ये जो वॉच है ना, कालिया ने बताया ये रोलेक्स की वॉच है, उसने 5 में खरीदी थी, मुझे 1 में दिया। एक काम कर भाई, तू मेरे को इसका दे दे पूरा 1,25,000। ठीक है, 1,25,000। भीम ने कहा यार ठीक है भाई, अच्छी वॉच दिख रही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ। उसने 1,25 मेरे को दे दिया। अब यहां जो मैंने भीम के साथ किया है ना, वो हुआ है मिस रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि क्या मेरा इरादा भीम भीम को ठगना था क्या? नहीं। क्या मुझे यहाँ रियल फैक्ट्स पता थे क्या कि यार नहीं, ये डुप्लीकेट कंपनी की वॉच है, इसकी 10 रुपए प्राइस है, 5 लाख प्राइस नहीं है, 1 लाख प्राइस नहीं है। क्या मुझे पता था क्या? नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मैंने क्या किया, कालिया ने जो बोला था वही फैक्ट्स पे रिलाय किया, उसी को भरोसा किया, एंड मैंने क्या किया, बेस्ड ऑन उसी फैक्ट मैंने सामने वाले को बेच दिया। क्लियर है? ये होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। बस इतना याद रखना, अगर पार्टी का इंटेंशन है, पार्टी का इरादा है सामने वाले को ठगने का, दैट इज फ्रॉड। अगर पार्टी का इरादा नहीं है सामने वाले को ठगने का, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक मतलब क्या होता है ना, गलती, एररनियस गलती होती है। जैसे तारक मेहता देखते हो, तारक मेहता, तो उसमें बावरी नाम की कैरेक्टर है। ठीक है। वो हमेशा क्या करती है ना, लोगों के नाम गलत लेती है। जैसे जेठालाल का नाम कभी ले लेती है, पेठालाल ले लेती है। ठीक है। फिर उसके बाद मेहता का ले लेती है, बेहता साहब। नटू काका ले लेती है, अटू काका। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, यहां पर ना वो लोगों के नाम गलती से गलत प्रोनाउंस करती है, गलती हो जाती है, दैट इज मिस्टेक। ठीक है, डन। अब गाइज यहां देखोगे ना, ये सारी चीजें 1 से लेके 5 तक, ये आपके कवर होते हैं यूनिट नंबर 3 में। बहुत ज्यादा डीप में कवर होता है यूनिट नंबर 3 में। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब कुछ कवर होगा कहां पे? ये कवर होगा आपका यूनिट नंबर 3 में। एंड अगर सेक्शन की बात करो, तो ये बात करता है सेक्शन नंबर 15 में, ये बात करता है सेक्शन नंबर 16 में, फ्रॉड बात करता है सेक्शन नंबर 17 में, मिसरिप्रेजेंटेशन बात करता है सेक्शन नंबर 18 में, मिस्टेक बात करता है सेक्शन नंबर 19। बोलो 19, ढोक लो, 20, 21 एंड 22। ठीक है। सो मिस्टेक बात करेगा 21, सॉरी 20, 21 एंड 22। सर 19 20 खा गए? 19 नहीं खाया हूं एक्चुअली, वहां पे 19 एंड 19 ए आता है। 19 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। 19 ए में कोर्ट के पास पावर है। ठीक है। कुछ खाया भी नहीं हूं, याद है मेरे को। ठीक है। सो ये जो अपन है ना, ये कोवर्जन 15 से लेके 21 नहीं 23 तक, 24 टू बी वेरी प्रिसाइज, या उसके आगे 30, अपन क्या करेंगे ना, ये सारी चीजें यूनिट नंबर 3 में एकदम डीप में पढ़ेंगे, एकदम खोद खोद के पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, अपन कहां थे? अपन थे कंसेंट पे और फ्री कंसेंट पे। वापस आते एक बार, हमने क्या देखा, कंसेंट किसको बोलेंगे? हम कंसेंट को बोलते हैं, कंसेंट मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, सेम थिंग और सेम सेंस पे एग्री कर लेते हैं, उसको कंसेंट बोलते हैं। और फ्री कंसेंट, अगर आपने अगर आपने कंसेंट ये 5 मेथड से लिया है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर आपने जो कंसेंट है ये 5 मेथड से लिया है, तो उसको हम फ्री नहीं मानेंगे। अगर आपने कंसेंट ये 5 मेथड से लिया है, तो हम उसको फ्री नहीं मानेंगे। कौन से? कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अगर आपने जो कंसेंट है, आपने जो सामने वाले पर्सन का एक्सेप्टेंस लिया है ना, सहमति ली है, वो अगर ये 5 मेथड करके लिए, तो उसको हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। ठीक है। चलो, अब इसको थोड़ा क्या करते हैं, वन बाय वन। इसको मैं यूनिट नंबर 3 में ही एक्सप्लेन करूंगा, अब भी इसको एक्सप्लेन करके कोई मतलब नहीं है, अभी भूल जाओगे तुम लोग। मैंने वैसे ब्रीफ दे दिया आपको। ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे ना गाइस, हमने फ्री कंसेंट तो समझ लिया, अब देखेंगे कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज कहां गया? कॉम्पिटेंट पार्टीज, ठीक है। सो हमने एक पॉइंट देखा, क्या देखा हमने? देखा फर्स्ट वाला पार्ट, फ्री कंसेंट। सेकंड देखेंगे कॉम्पिटेंट पार्टीज। सो ये आएगा तुम्हारा 10-2 में, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज है ना। अब कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन कौन है? सर मेरा भाई है 10 साल का, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क। सर एक इंसान है,
जो फुल फुल एक बार ले लेता है ना तो सर पूरा मतलब 12 घंटे एकदम हवा में रहता है, पूरी बोतल ले लेता है एक ही बार में। सर उसके तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, कर सकता हूँ क्या? सर आपको पता है विजय माल्या मेरा दोस्त है, विजय माल्या दोस्त है मेरा, है ना, उसके साथ मेरे को कॉन्टैक्ट करना है। सर नीरव मोदी का नाम सुना क्या आपने? मेरा दोस्त है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कर सकते हो क्या? गाइज लॉ ने क्या किया है ना, लॉ ने कुछ बता के रखा है कि कौन लोग कॉम्पिटेंट है, कौन लोग एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। सो ये जो बात करेगा ना, 10(2) में दिया हुआ है कॉम्पिटेंट पार्टीज, लेकिन सेक्शन 11 बताता है कि कौन कौन कॉम्पिटेंट पार्टी है। 10(2) में क्या बोला है? कॉम्पिटेंट पार्टी के साथ करना है आपको कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सेक्शन 11 कहता है कि कॉम्पिटेंट पार्टी कौन कौन है। तो सेक्शन 11 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेक्शन 11 के हिसाब से भाई ये लोग कॉम्पिटेंट पार्टीज है, कौन कौन? जिसकी एज ऑफ मेजोरिटी हो, मतलब भाई वो 18+ हो, है ना, 18 के ऊपर हो, -18 नहीं चाहिए, +18 चाहिए। सेकंड, जो साउंड माइंड का हो एज पर सेक्शन 12। साउंड माइंड मतलब सर जो पागल नहीं है, पागल नहीं है, पागल मतलब पता है ना, लुनेटिक, है ना, जो असाइलम में जो मेंटली डिस्टर्ब है पर्सन, असाइलम में रखते हो उसको, मेंटल असाइलम में। सो भाई जो पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वाइड है, किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अभी तक हमने देखा सेक्शन 11 ने क्या बताया, सेक्शन 11 बता रहा कि कॉम्पिटेंट पार्टी कौन कौन है, ठीक है, हु आर कॉम्पिटेंट पार्टी, ये सेक्शन 11 कहता है कौन कौन है। भाई वो पर्सन जो मेजर है, सेकंड जो साउंड है। अब साउंड में भी दो चीज आती है, क्या आती है भाई? साउंड में दो चीज कौन सी आती है? जब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या उसको समझ में आ रहा है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, capable of understanding the terms of contract and forming a rational decision। याद रखना साउंड माइंड का मतलब यहां बताया हुआ है, ठीक है। यहां साउंड माइंड व्यक्ति कौन होता है वो बताया गया, कौन? वो पर्सन जो ना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद समझ रहा है और समझने के बाद ना एक ढंग का डिसीजन ले रहा है। एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूं। किसका ले? ये है अपना बाबू भैया, देखा होगा आपने फिर हेरा फेरी, बाबू भैया। अब बाबू भैया क्या करते हैं, हर बाट में अपने पास लेके रखते हैं बाटली, दवाई ले रहे हैं, दवाई लेते हैं, ठीक है। सो बाबू भैया क्या करते हैं ना, जब वो दवाई कंज्यूम कर लेते हैं तो बाबू भैया मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता आजू बाजू कौन होते हैं, एकदम अलग नशे में होते हैं। और मुझे बताओ अगर उसी बीच राजू या श्याम आके बाबू भैया से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई बाबू भैया का सारा घर जमीन जायदाद वो श्याम की हो गई या राजू की हो गई, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाबू भैया जो थे ना, बाबू भैया अनसाउंड थे, अनसाउंड स्टेट में थे, उनको पता ही नहीं था उन्होंने कहां साइन किया है, बिल्कुल उनको पता नहीं उन्होंने कहां साइन किया, दैट इज एन अनसाउंड पर्सन। ये केस हुआ। सेकंड केस, ठीक है, फिर से बाबू भैया, ये बाबू भैया का वो ड्रिंक, लेकिन अभी तक उन्होंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं, बाबू भैया से बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाबू भैया ने ना अभी तक पी नहीं है, और बाबू भैया क्या कर रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसके साथ? राजू के साथ, कि भाई तुम मेरा सारा घर जायदाद प्रॉपर्टी सब ले ले। अब मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? यस, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहां पर बाबू भैया जो है ना एक रैशनल स्टेज में है, ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के समझ सकते हैं और फिर डिसीजन लेंगे। वेरएज फर्स्ट स्टेज में जहां बाबू भैया फुल नशे में है, जिसको हम लोग मराठी में बेवड़ा बोलते हैं, बेवड़ा, फुल नशे में है, अलग ही लेवल पे है। अब मुझे बताओ उस पर्सन के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसको पता है कि क्या लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन में? नहीं लिखा है। तो ये रहेगा वॉइड और ये रहेगा वैलिड। डोंट वरी, अपन यूनिट नंबर 3 में वापस से पढ़ेंगे ये, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है बच्चे ने जितना पढ़ा है उससे ज्यादा उसको पढ़ाना है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड थर्ड जो यहां बाकी है वो है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।
मतलब भाई किसी भी लॉ के अंदर इन लोगों को मना नहीं किया गया है, किसी भी लॉ के अंदर इन नीचे दिए हुए लोगों को मना नहीं किया हुआ है। फर्स्ट, एलियन एनिमी। सर एलियन एनिमी मतलब वो चांद से आया हुआ है वो क्या? नहीं, एलियन एनिमी का मतलब होता है, एनिमी मतलब तो पता है दुश्मन, एलियन मतलब बाहर का, ये भी पता होगा। तो भाई हम इंडियंस के लिए इंडिया के बाहर का जो भी है, पाकिस्तान का हो गया, श्रीलंका का हो गया, रशिया का हो गया, यूएस का हो गया, थाईलैंड का हो गया, फिलीपींस का हो गया, ईरान का हो गया, इराक का हो गया, इजराइल का हो गया, कहीं का भी हो गया, इंडिया के बाहर का व्यक्ति है उस वो हमारे लिए एलियन कहलाएगा। ठीक है, एलियन कहलाएगा। और मान लो भगवान ऐसा ना करे, कल को जाके इंडिया और चाइना का वॉर हो जाता है और मेरे कोई कॉन्ट्रैक्ट है चाइना वालों के साथ, तो हमारे लिए वो एलियन एनिमी है, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द, वॉइड, किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तो भाई उन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। अब मुझे पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, भाई कर ही नहीं सकता, वो एलियन एनिमी है, दुश्मन है हमारे वो, तो उनके साथ कैसे कर पाएगा? अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है किसके साथ? किसके साथ करना है? और कौन है अपना दुश्मन? कोई नहीं है ना। मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट करना है रशिया के साथ, रशिया दुश्मन है क्या हमारा? नहीं। ठीक है, रशिया के लोग दुश्मन है क्या? नहीं। अगर बट इन केस इंडिया और रशिया में कुछ हो जाता है तो माइट भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, एलियन एनिमी। सेकंड, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब कौन होता है? मुजरिम। मुजरिम जो जेल के अंदर बंद है, जो जेल के अंदर बंद है उनके साथ आपको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो क्या कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोग को मना कर दिया हुआ है। थर्ड आता है इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट कौन होता है? वो पर्सन जिसके लाइबिलिटीज ज्यादा होते हैं और असेट कम होते हैं। इंसॉल्वेंट मींस वो व्यक्ति जिसके लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है और असेट कम है। अब यार वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है, तुम उसके साथ क्या ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे? है ना, वो बंदा ऑलरेडी मतलब घर बार सब बेच के निकल चुका है, फकीर बन चुका है, जेब में पैसा नहीं है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या? नहीं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आएगा डेसर्टर। डेसर्टर मतलब डेसर्टर मतलब भगोड़ा। मेरे को ना विजय माल्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, कर पाऊंगा क्या विजय माल्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं कर पाऊंगा विजय माल्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे नीरव मोदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। ये वो लोग हैं, डेसर्टर भगोड़ा, ये वो लोग हैं जो क्या है, इंडिया के लॉस को बाईपास करके भाग गए, एकदम फेल करके भाग गए गंदी तरीके से। इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो सेक्शन 11 हमको बताता है कि भाई कौन है कॉम्पिटेंट पार्टीज, कौन है वो बंदा जो मेजर है, जो साउंड है सेक्शन 12 के हिसाब से, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो कि एलियन एनिमीज, कॉन्विक्टेड, इंसॉल्वेंट, डेसर्टर, ये लोगों के साथ आप नहीं कर सकते। अब सर आपने बता दिया एज ऑफ मेजोरिटी, आपने तो बोल दिया 18 साल, लेकिन लिखा कहाँ है 18 साल? हमको लिखित बताओ, लिखित बताते हैं। सो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, रेफर कर लेना। क्या? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, वहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि भाई वो व्यक्ति जो 18 प्लस है उसको हम मानेंगे मेजर, जो 18 माइनस है उसको हम मानेंगे माइनर। समझा? आई होप सो आपको समझ गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मेरे साथ बने हो? सो बेसिकली अभी हमने क्या समझा, हमने सिर्फ फ्री कंसेंट के बारे में समझा, उसके बाद हम मूव किए किस पे? कॉम्पिटेंट पार्टीज पे मूव किए। एंड अब थर्ड हम लोग मूव करेंगे लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब भाई लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सर मैं क्या सोच रहा ना, आपको ही पता है गांजे के बिजनेस में बहुत पैसा है, मतलब आंख बंद करोगे पैसा गिरेगा, इतना पैसा है। तो मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं मीन्स ये सोचता है कि एक काम करते हैं भी, अपन गांजे का बिजनेस करते हैं दोनों मिलके, एग्रीमेंट कर लेते हैं, 50 तेरा 50 मेरा, है ना। बी ने गांजे का बिजनेस किया, ए ने भी गांजे का बिजनेस किया, सारा का सारा पैसा बी ने बैग में भरा और बी भाग गया, बी भाग गया। अब मुझे बताओ, क्या एक कोर्ट में जाके बोल सकता है क्या कि सर बी को कंपेल करो पैसा देने के लिए? नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपका बिजनेस था क्या वो लॉफुल था क्या? इलीगल था, बिल्कुल इलीगल था। टेररिस्ट फंडिंग होती है, आपने भी सुना है। ठीक है, वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इलीगल होते हैं। मान लो
ये ए है, ये बी है, ठीक है। प्रकाश राज की मूवी देखिए, साउथ का एक्टर विलन प्रकाश राज, है ना। सिंघम देखा है, सिंघम, सिंघम में वो विलन है ना प्रकाश राज। तो वो क्या करता है, वो लोगों के बच्चे किडनैप करता है, उठाता है और उनसे क्या करता है, फिरौती मांगता है, ठीक है, फिरौती मांगता है। फिरौती मांगने के बाद ये लोग फिरौती दे देते हैं, यही चीज होता है। अब मुझे बताओ, ये फिरौती मांगता है, ये फिरौती दे देता है, प्रकाश राज का जो बिजनेस है वो लीगल है या इलीगल है? इलीगल बिजनेस है, ठीक है, बिल्कुल इलीगल बिजनेस है। समझ में आया? ये होता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ होता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब भाई ये कहता है, लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है अगर आपने ये नीचे दिए हुए लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो वॉइड है। फिर से ये यूनिट 3 में पढ़ना है अपने को, खतरनाक चीज है यूनिट 3, ठीक है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कौन से यहाँ पे लिख लो, सेक्शन 11, जो कि क्या बोलता है, अगर आपने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वॉइड रहेगा। माइनर कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। फिर 23, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 25, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। फिर उसके बाद सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। वाह, पेंसिल जादू ही हो गई अपनी, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। बस ये सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं, ये सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ोगे तुम पूरा का पूरा यूनिट 3 में, बट ये पढ़ोगे तुम लोग यूनिट 2 में, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यूनिट 3 में कवर की जाएगी, ठीक है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कौन से, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तुम किसी को मना नहीं कर सकते बिजनेस करने से, तुम किसी को रोक नहीं सकते किसी को शादी करने से। उसकी मर्जी उसको शादी कहाँ करनी है, किससे करनी है, उसकी मर्जी उसको बिजनेस कहाँ करना है, क्या करना है, तुम रोक नहीं सकते, ठीक है। डन, यहां तक क्लियर है? आई होप सो आप लोग यहां तक क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे किस पे, बोलो। यहां तक अगर देखोगे ना तो हमने सिर्फ सेक्शन 10 की चीजें कवर की है। कहाँ गया सेक्शन 10, चार्ट निकाल लो, चार्ट ये देखो, ठीक है। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, हमने फ्री कंसेंट देख लिया, कॉम्पिटेंट पार्टीज देख लिया, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट देख लिया, फिर हमने ये देख लिया नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब हमको ये देखना है केस लॉ, जहां पर हमने बैल्फोर वाला केस देख लिया है। अब एक सेकंड केस लॉ है, सेकंड केस लॉ कौन सा है, वो है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन एस एंड कंपनी, ठीक है। बहुत प्यारा केस लॉ है ये भी। सो बेसिकली एक व्यक्ति होता है, ये समझ लो है सेल्स टैक्स ऑफिसर, और ये जो है ना, ये समझ लो पार्टनरशिप फर्म है। अब आपको भी पता होगा कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स और पार्टनरशिप आर वन एंड द सेम, ये दोनों के बीच में सेपरेट नहीं होता है कुछ। जो पार्टनर का है वो पार्टनरशिप फर्म का है, जो पार्टनरशिप फर्म का है वो पार्टनर का है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है। ये पार्टनरशिप फर्म में चलता है, जॉइंट एंड सेवरल होता है अलग से वो चीज। सो हुआ क्या था ना, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म हो रही थी डिसॉल्व, ठीक है। सो सेल्स टैक्स ऑफिसर थे और पार्टनरशिप फर्म था, तो पार्टनरशिप फर्म और इसके कुछ पार्टनर्स थे। तो पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व हो रही है ना, तो पार्टनरशिप फर्म के जितने भी प्रॉपर्टी थे, वो जो प्रॉपर्टी थे वो पार्टनर्स ने क्या बोला कि हम आपस में बांट लेते हैं। अब जैसे बंटवारा हो रहा था पार्टनर्स के बीच में, सेल्स टैक्स ऑफिसर बीच में कूद जाता है,
ऐसे ऐसा डुबुक, ऐसा डुबुक कन कूद जाता है और कूदने के बाद कहता है ला भाई टैक्स, समझ लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे बोलता है ला भाई तू भी टैक्स दे, ला भाई तू भी टैक्स दे, ला भाई तू भी टैक्स दे। अब मुझे बताओ गैस गाइस, क्या यहां पर कोई बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी क्या? क्या पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर्स के बीच में कुछ बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी क्या गुड्स की? जो लोग हाँ बोल रहे हैं निहायती भटक गए हैं, भटके हुए राही हो तुम लोग, रास्ते पे आ जाओ। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर वन एंड द सेम, ये लोग अलग अलग नहीं होते हैं। तो भाई जब पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी थी और जब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो ये बाइंग एंड सेलिंग कहां से आई? ये तो पार्टनर की ही प्रॉपर्टी हुई ना एट द एंड। क्लियर है, समझ रहा है? सो भाई ये मैटर क्या, कोर्ट में गया ना, तो कोर्ट जो जज था, जज ने पूछा सेल्स टैक्स ऑफिसर बताओ क्या ग्राउंड है? तो सेल्स टैक्स ऑफिसर ने कहा कि सर माई बाप पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो रही है और ए बी सी एंड डी ये चारों क्या कर रहे हैं, अपने घर लेके जा रहे हैं पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी। सो सर यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, लाओ पैसा दो। भाई जज ने जजमेंट दी, जजमेंट ने क्या कहा, जजमेंट सुनो क्या लिखा हुआ है। जजमेंट लिखा हुआ है कि भाई जॉइंट ओनर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग assets between themselves is not a sale to form a contract of sale. There must be two different parties, that is one buyer, one party buyer, and another one seller। समझा? जज ने कहा कि भाई जब जॉइंट ओनर्स प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए आपको दो पार्टी लगती है, एक लगता है बायर और एक लगता है सेलर। आई एम आई क्लियर ऑन दिस? डन यहां तक? किसी को कोई डाउट? आई होप सो आपको यहां तक इजी लग रहा होगा, यहां तक कोई हार्ड नहीं लग रहा होगा। अगर तुम लोग मेरे साथ बने हो तो इजी लगेगा। कहीं भी भटक गए हो ना, इमीडिएटली पॉज करो, कमेंट में क्वेश्चन पूछो कि सर व्हाट इफ ऐसा ऐसा हुआ तो। ठीक है, तुम्हारे कमेंट्स ऑलवेज वेलकम है, बट कमेंट्स जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं आपने कुछ भद्दा ही दिमाग लगा लिया और कुछ अलग ही डाउट लेके आ गए। ठीक है, आई होप सो समझ रहे हो, समझ रहे हो? चलो यहां तक क्लियर मेरे साथ? डन? ठीक है, यहां तक हो गया। सो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा पता है? हम लोगों ने ये देख लिया, कहा गया पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टी होना चाहिए, कंसिडरेशन, अच्छा हाँ कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब ये बाकी है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केस। एंड जो थर्ड निकल के आ रहा है वो निकल गया पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। ये अदर देन सेक्शन 10 की बात कर रहा है बेटा, अदर देन सेक्शन 10 की बात कर रहा है। ठीक है, चलो मूव करते हैं। सो हमने बेसिकली ए बिड और बी बिड देख लिया, जहां पर हमने ए बिड में क्या देखा, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के, और हमने बी बिड में क्या देखा कि भाई जो इंटेंशन था केस लॉ का, है ना, फर्स्ट बैलफोर वर्सेस बैलफोर, सेकंड हमने देखा क्या स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन एस एंड कंपनी। ठीक है, जहां पर हमने देखा कि भाई आपको दो पार्टीज लगते हैं, दो कॉम्पिटेंट पार्टीज लगते हैं फॉर बायर एंड सेलिंग। चलो ये हुआ, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी क्या था, अदर देन सेक्शन 10। ठीक है, सो इसको नाम दो अदर देन सेक्शन 10। अब इसमें से जो फर्स्ट चीज लिखूंगा वो लिखूंगा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अरे बहुत प्यारा ही है। ठीक है, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है भाई, क्लियर। ठीक है, सर्टेनिटी का मीनिंग मतलब होता है क्लियर।
क्लियर है ना, जो वेग नहीं है। सर एग्जांपल देते क्या? बिल्कुल देता हूं ना। ये मैं हूं, ये है केक वाला, ठीक है, एक मैं हूं और एक है केक वाला, ठीक है। अब केक वाला तुमको पता है, इस केक वाले के पास बहुत सारे वैरायटीज ऑफ केक होंगे। मैंने फोन किया, हाँ भाई, हाँ वो आज बर्थडे अपने खास मेहमान का, समझ रहा है, सो अपने को चाहिए केक, और रख दिया मैंने घटकन फोन, समझ रहा। मैंने फोन किया केक वाले को और केक वाले को बोला कि भाई मुझे केक चाहिए, कौन सा केक चाहिए बताया क्या? नहीं बताया। मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा भाई सुनना, देख मेरे को केक चाहिए, मैं 5 बजे आ जाऊंगा तेरी दुकान पे, हाँ चल बाय, रख दिया फिर से। अब मुझे बताना, क्या मैंने फिर से केक के बारे में बताया क्या? नहीं बताया। मैं पहुंच गया 5 बजे, मैंने कहा ला भाई केक दे। केक वाला कहता भाई कौन सा केक, तूने तो बताया नहीं कौन सा केक चाहिए। समझ रहे हो गाइस, एक बंदा जब मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहा है, अब केक्स की अलग अलग वैरायटी होती है, चॉकलेट केक होता है, वेनिला केक होता है, फलाना केक होता है, आई डोंट नो क्या क्या केक होते हैं, केक होते हैं, ठीक है। अब यार उसको क्या सपना आएगा क्या कि हाँ भाई, हाँ सौरभ का फोन आएगा और सौरभ मेरे को बोलेगा केक चाहिए, शायद से ना सौरभ को चॉकलेट केक ही लगेगा, ऐसा सपना आएगा क्या उसको? नहीं ना, ये तो सौरभ बताएगा ना कि कौन सा केक चाहिए। अगर सौरभ ही नहीं बताएगा कौन सा केक चाहिए तो केक वाले को सपना आएगा। तो 5 बजे केक वाले ने डिले कर दिया, बोला कि भाई तूने बताया ही नहीं कौन सा केक चाहिए, तो मैं कैसे दूंगा? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि भाई तूने बताया नहीं एग्जैक्टली तुझे कौन सा केक चाहिए। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, फिर से केक वाला, फिर से सौरभ है, ठीक है, सौरभ ने फोन करता है। अब यहां पे ना थोड़ा ट्विस्ट है, ये जो केक वाला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डील करता है चॉकलेट केक में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट केक में, ओनली एंड ओनली चॉकलेट केक। सौरभ फोन करता है, हाँ भाई सुनना, आज स्पेशल मेहमान का बर्थडे है अपने, तो अपने को 2 किलो का केक चाहिए भाई। ठीक है दे देना, बढ़िया से रेडी करना, मैं 6 बजे आऊंगा तेरे से, तेरे पास पिकअप करने। अब गाइस मुझे यहां बताना, क्या यहां पर सौरभ स्पेसिफाई करेगा क्या कि कौन सा केक चाहिए? नहीं, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट केक ही मिल रहा है, एक ही वैरायटी का केक मिल रहा है, तो बस ये माना जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर 6 बजे ये केक वाला सौरभ को केक नहीं देता है तो सौरभ इसके ऊपर केस कर सकता है, दैट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और एक किस्सा लेते हैं, है ना, भारी मजा आएगा, ठीक है। ये आप हो, मान लो कौन है, ये है भीम, और भीम गया था दुकान पे, भीम की मम्मी थी, भीम की मम्मी ने कहा कि भीम सुन, दुकान जा, और ये समझ लो कौन सी दुकान है, ये दुकान है ऑयल वाली, जहां पर ना आपको कोकोनट ऑयल भी मिलेगा, जहां पर आपको ग्राउंडनट ऑयल भी मिलेगा, जहां पर आपको मस्टर्ड ऑयल भी मिलेगा, जहां पर आपको सनफ्लावर ऑयल भी मिलेगा, जहां पर आपको और कौन सा ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल भी होता है, ठीक है, ये सारे ऑयल्स मिलेंगे। अब भीम गया दुकान पे, भीम कहता है भाई 1 लीटर तेल दे दो, दुकान वाला बोलता है भाई कौन सा? भीम फिर से कहता है कि 1 लीटर तेल दे दो, दुकान वाला भाई कौन सा? समझ रहे हो, क्योंकि जब उस पर्सन के पास अलग अलग तेल है, अलग अलग टाइप्स के तेल है, ऑयल बिक रहे हैं, उसको क्या सपना आएगा क्या भीम कौन सा तेल मांगता है? नहीं, क्योंकि अलग अलग तेल में डील कर रहा है ना वो। बट व्हाट इफ वो तेल वाला सिर्फ और सिर्फ कोकोनट तेल में डील करता है ना, व्हाट इफ अगर कोकोनट वाला सिर्फ और सिर्फ कोकोनट में डील करता है, तो अब भीम वहां जाएगा और बोलेगा 1 लीटर तेल दे दो, तो वो बंदा तेल वाला क्या करेगा, 1 लीटर कोकोनट का तेल दे देगा। समझा? क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे एक ही पर्सन एक ही क्वांटिटी में, एक ही क्वालिटी में डील कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है, तो यहां पर कोई चर्चा का विषय आएगा ही नहीं। डन, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि भाई अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है और सॉरी, अगर आपका कोई एग्रीमेंट बना है और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो अनसर्टेन है, तो आपका वॉइड बन जाएगा वो एग्रीमेंट। बट वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट वैलिड बनेगा कब? जब आपका सब्जेक्ट मैटर सर्टेन है। सर्टेन मतलब जज कर सकते हैं ना कि भाई मेरे को 1 लीटर कोकोनट तेल चाहिए, 1 लीटर सोयाबीन तेल चाहिए, 1 लीटर सनफ्लावर तेल चाहिए, ये होता है कि ये वैलिड होता है। ठीक है यहां तक? अब यहां पर किसी को डाउट आ रहा होगा, सर ये वॉइड क्या है, वैलिड क्या है? आएंगे, ऑप्शन पे आएंगे, है ना, होले होले, धीरे धीरे, पेशेंस। ये समझा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अब चलते हैं सेक्शन 56, जो बात करता है इम्पॉसिबल टू परफॉर्म।
इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है, लिखो पहले, इफ एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, बट इफ एग्रीमेंट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म, वैलिड एग्रीमेंट। सर ये क्या हुआ, इफ अगर एग्रीमेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है तो वर्ड बन जाएगा, और अगर डिफिकल्ट टू परफॉर्म है तो वैलिड रहेगा। सर नहीं समझा, मेरी बात समझो। ये मैं हूं, ठीक है, और ये मान लो मेरा दोस्त है कालिया। ठीक है, मैंने कालिया को कहा, कालिया देख भाई, तू अगर मुंबई के इस छोर से है, ठीक है, मुंबई के इस छोर से यूएस में तू पहुंच गया ना, एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक, स्विमिंग करके जाना है तेरे को, स्विम करके जाना है। ठीक है, कैसे, तैर के जाना है तेरे को। अगर तू मुंबई के इस छोर से लेके यूएस के इस छोर तक एक हफ्ते के अंदर तैर के पहुंच जाता है ना, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। अब मुझे बताओ गाइस, ये जो एक हफ्ते में तैर के जाना है मुंबई टू यूएसए, क्या ये पॉसिबल है क्या? ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो यार ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो ये वर्ड बन गया, वर्ड बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं हूं, मैंने कहा कि देखो भाई, मैं ना जादू से तुम्हारे सामने ना हीरे जवाहरात प्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने कहा जिंगलाला छू छू प्रेजेंट, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या है, एक वर्ड एग्रीमेंट है। अब सेकंड चलते हैं डिफिकल्ट टू परफॉर्म पे। सेम, ये मैं हूं और ये भीम है। ठीक है, एक मैं हूं और एक भीम है। ठीक है, मैंने भीम को कहा, भीम देख, अगर तू माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। अब मुझे बताओ गाइस, क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ना इम्पॉसिबल है क्या, कि कोई चढ़ ही नहीं सकता? नहीं, बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं यार, इनफैक्ट बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं। तो क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ना इजी है क्या? नहीं, इजी नहीं है। बट क्या हार्ड है क्या? हाँ, डिफिकल्ट है ना। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट टू परफॉर्म है बट पॉसिबल है परफॉर्म होना, तो वो वैलिड रहेगा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है बट पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो ये वैलिड रहेगा। क्लियर है? डन। चलो अब बढ़ते हैं किस पे, थर्ड वाली चीज पे। एक और उसका पॉइंट रह गया, ये है तुम्हारा सेक्शन नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्या कहता है गाइस, ये ना सेक्शन नंबर 1 में ना एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के छोड़ा था, वो अब भी कवर कर रहा हूं। देखना पहले मैं क्या लिखता हूं, बाद में समझाता हूं। ठीक है, नथिंग हियर इन कंटेंट shall affect the provisions of any act not inconsistent with the provisions of this act। सर इसका मतलब क्या होता है, नहीं समझा, समझाता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 1? सेक्शन नंबर 1 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सर एक्सप्लेन करो। देखो, सेक्शन नंबर बहुत इजी है, बहुत प्यारा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 कहता है कि भाई, अगर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ लिखा हुआ है और कोई एक अलग एक्ट है उसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो उसको प्रिवेल किया जाएगा। सर नहीं समझा, हम है ना, ठीक है, मान लो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है। अब यार ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, तो आपने भी देखा होगा एक डीड बनती है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सेल डीड। ठीक है, सेल डीड मिलती है क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी परचेज और सेल की जाती है, तो सेल डीड बनती है।
अब उस सेल डीड में ना उस प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स होते हैं, ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, कितना है, कितने बाई कितने का है, ये सारी चीजें लिखी होती है। अब गाइस जब वहां पे सब चीज लिखी होती है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, सेल डीड बनता है, ये हमेशा रिटर्न बनता है, हमेशा 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 रिटर्न बनता है। क्यों ऐसा सर? आपने तो अभी बोला कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, नो डाउट। बट ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, इसको डील करने के लिए एक एक्ट है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो कहता है कि भाई अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहे हो, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहे हो, तो उसको ना वो एग्रीमेंट हमेशा हमेशा रिटर्न चाहिए, हमेशा मींस हमेशा रिटर्न चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको लिखित ही चाहिए, समझा? अब यहां पे टोपा क्या कह रहा है कि भाई अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहे हो तो आपको रिटर्न चाहिए। वेयरएज कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो, रिटर्न भी हो तो भी चलेगा। क्या यहां पर टोपा में और कॉन्ट्रैक्ट में झगड़ा हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। अब भाई जब भी झगड़ा होगा, जब भी मारपीट वाली सिचुएशन होगी, तो यहां पर स्पेशल एक्ट क्या कहता है? टोपा इज अ स्पेशल एक्ट, तो टोपा कहता है कि रिटर्न चाहिए, तो टोपा प्रिवेल करेगा, टोपा जीत जाएगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हार जाएगा, समझा? इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट। ठीक है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना गाइस, ये एक जनरल एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो स्पेशल एक्ट में लिखी गई है, जैसे टोपा एक हो गया, फिर उसका सोगा एक हो गया। आपको टोपा तो नहीं पढ़ना है, बट सोगा पढ़ना है, सोगा में इसका रेफरेंस आएगा, देख लेना। ठीक है, समझा? सो ये बता रहा है कि भाई नथिंग हियर इन कंटेंट, नथिंग मतलब कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ है ना, नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट टोपा एक्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। भाई टोपा एक्ट में कुछ लिखा है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ लिखा है, तो टोपा प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल बोलूं, सिंपल भाषा में बोलूं, तो भाई स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं आपको। इंश्योरेंस पता है सबको, इंश्योरेंस का नाम सुना है? तो जो इंश्योरेंस के इसके भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, इसके भी एग्रीमेंट बनते हैं। ठीक है, अभी जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना गाइस, इंश्योरेंस लॉ के हिसाब से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटर्न, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटर्न। बट सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकता है, समझा? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ जनरल लॉ, वेयर एज इंश्योरेंस एक्ट इज अ स्पेसिफिक लॉ। ठीक है, या फिर स्पेशल लॉ। तो भाई अगर स्पेसिफिक लॉ और स्पेशल लॉ के पास पावर होती है, वो प्रिवेल करेगा, वो जीत जाएगा, किससे? जनरल लॉ से। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, चलो डन। आई होप सो मैंने यहां तक पूरा कर दिया होगा। एंड हमने क्या किया ना, हमने जो भी वो था लीगल रिक्वायरमेंट वो पूरा कर दिया। सेक्शन 10 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और केस लॉस, एंड थर्ड अदर देन सेक्शन 10। सो गाइस है ना, हमने इतना तो टॉपिक क्लोज कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप सो आपको ना यहां तक सब चीजें समझ आई होगी। इनकेस अगर आपके कोई भी डाउट्स है ना, तो मुझे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप तो नहीं दिया मैंने आपको नंबर यहाँ पे, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो इन, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी क्या कर सकते हो, आप आपके क्वेरीज पूछ सकते हो। एंड गाइज अगर आपको यहाँ से कुछ भी लर्निंग पॉइंट मिला हो, तो ऑब्वियस बात है अपना लव एंड सपोर्ट शो कर देना। सो बेसिकली आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर देना अपने भाई को, और कुछ नहीं चाहिए। एंड मेक श्योर आप क्या करो, टाइम टू टाइम रिविजन करते रहो। ठीक है, एंड इनकेस अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, ये नोट्स चाहिए, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ वर्जन दे सकता हूँ, बट पेड होगा। ठीक है, हार्ड कॉपी चाहिए, पेड होगा, बट आपको ये नहीं मिलेगा, हार्ड कॉपी आपको दूसरा मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप का है। इस टाइप से आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हुए बहुत सारे, तो इस टाइप से आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी ब्लैक एंड व्हाइट में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग।